आज हम बात करने वाले हैं पीस इज एवरी स्टेप बाय थिच नट हान बुक के बारे में। गोविंद नाम का एक लड़का था। उम्र करीब 25-26 साल। दिल्ली में रहता था, नौकरी करता था और हर दूसरे इंसान की तरह उसकी लाइफ भी तेज रफ्तार वाली थी। सुबह की भागदौड़, ऑफिस का तनाव, ट्रैफिक का झंझट, मोबाइल की लगातार नोटिफिकेशन, सब कुछ मिलाकर रोज का दिन ऐसा लगता था जैसे वो किसी दौड़ में शामिल है जिसका अंत कहीं दिखाई ही नहीं देता। वो अक्सर सोचता था कि जिंदगी इतनी भारी क्यों लगती है। सब तो वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, काम, घर, रिश्ते, जिम्मेदारियां। फिर मेरे भीतर इतनी बेचैनी क्यों? एक रात अचानक नींद नहीं आ रही थी तो उसने बुक शेल्फ से एक छोटी सी किताब उठाई जो उसकी बहन ने कुछ महीने पहले दी थी, माइंडफुलनेस पर। पहले तो उसे लगा कि ये भी कोई आध्यात्मिक टाइप की चीज होगी जिसे पढ़ने में नींद ही आ जाएगी, पर उस रात उसे नींद चाहिए ही नहीं थी तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। किताब में लिखा था कि माइंडफुलनेस का मतलब बस इतना है, जो अभी हो रहा है उसे पूरी तरह से महसूस करना, बिना भागे, बिना जज किए। गोविंद को लगा ये क्या बात हुई, ये तो बहुत आसान है। पर फिर उसके दिमाग में आया, अगर इतना आसान होता तो शायद वो खुद ही कर लेता। किताब के अगले पन्नों में एक लाइन थी जिसने उसे रोक दिया। माइंडफुलनेस टर्न्स एवरीडे लाइफ इनटू लिविंग मेडिटेशन। यानी माइंडफुलनेस सिर्फ बैठकर आंखें बंद करके करने की चीज नहीं है, ये तो हर रोज के काम में भी की जा सकती है। गोविंद ने किताब बंद की और खुद से कहा, चलो यह प्रयोग कल से करते हैं। अगली सुबह गोविंद की आंख तो अलार्म से नहीं बल्कि बाहर से आती धूप की हल्की किरणों से खुली। उसने सोचा, आज से शुरू। बेड पर लेटे लेटे ही उसने महसूस किया कि सांस कितनी हल्की हल्की अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। कमरे का पंखा धीमी आवाज में घूम रहा है, खिड़की से बाहर चिड़ियों की आवाज आ रही है। सिर्फ 2 मिनट वो ऐसे ही लेटा रहा और उसे पहली बार लगा जैसे सुबह की शुरुआत में कोई नरमी है, कोई शांति है जो पहले कभी नोटिस ही नहीं की। फिर उसने रोज की तरह फोन उठाया, पर अचानक उसे याद आया कि आज माइंडफुलनेस का प्रयोग करना है। उसने फोन वापस रख दिया। उसे समझ आया कि हर सुबह उठते ही फोन चेक करना उसके दिमाग को बेचैनी मोड में डाल देता था। आज पहली बार उसने उसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। वो बाथरूम में गया, टूथब्रश उठाया और मजे की बात, पहली बार उसे टूथपेस्ट की खुशबू महसूस हुई। पहले वो ये सब मशीन की तरह करता था, ब्रश किया, नहाया, कपड़े पहने, निकल गया। पर आज उसे लगा जैसे उसकी सुबह थोड़ी धीमी, थोड़ी अपनी सी हो गई है। किचन में उसने चाय बनाई। केतली में पानी उबलने की आवाज, चाय पत्ती की महक, कप से उठती भाप, ये सब उसने पहले कभी ध्यान से महसूस ही नहीं किया था। उसे लगा जैसे किसी ने दुनिया का वॉल्यूम बढ़ा दिया हो। ऑफिस के लिए निकलते वक्त उसने सोचा, ट्रैफिक में शांति कैसे मिल सकती है? वहां तो हॉर्न, धक्का मुक्की, गुस्सा, यही सब होता है। फिर भी उसने कोशिश की। स्कूटर पर बैठते ही उसने महसूस किया कि हवा उसके चेहरे से टकरा रही है। लाल सिग्नल पर रुककर वो एक सांस ले लेता, फिर छोड़ देता। पहली बार उसे एहसास हुआ कि लाल बत्ती पर रुकना एक ब्रेक की तरह है, पनिशमेंट की तरह नहीं। ऑफिस पहुंचकर उसके लिए असली चुनौती शुरू हुई, क्योंकि ऑफिस में तनाव उसकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा था। क्लाइंट की मीटिंग, ईमेल की बाढ़, बॉस की डांट, सब कुछ कैओस। पर आज कुछ अलग था। उसने अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले एक गहरी सांस ली, फिर लैपटॉप खोला और पहले 10 मिनट सिर्फ वही किया जो जरूरी था, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। उसे लगा जैसे दिमाग में बिखरी चीजें एक एक करके अपनी जगह पर बैठ रही हैं। दोपहर में जब वो कैंटीन में खाने गया तो उसने पाया कि वो रोज की तरह जल्दी जल्दी खा रहा है और साथ में फोन भी चला रहा है। आज उसने फोन किनारे रख दिया। पहली बार उसे दाल की खुशबू आई। पहली बार उसे लगा कि रोटी कितनी नरम है और दाल कितनी गर्म। खाना वही था जो रोज मिलता था, लेकिन आज खाने की अनुभूति बिल्कुल अलग थी, जैसे उसे किसी ने नया स्वाद चखाया हो। शाम को वापस घर जाते वक्त ट्रैफिक पहले जैसा ही था, पर गोविंद अलग था। वह परेशान नहीं हो रहा था। हाँ, कुछ लोग हॉर्न मार रहे थे, कुछ लोग ओवरटेक कर रहे थे, पर उसने सिर्फ इतना किया कि उसने अपने सांस पर ध्यान रखा। घर पहुंचकर मां ने उसे पानी दिया। उसने मां के हाथों में झुर्रियां नोट की। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि मां कितनी मेहनत करती है, और वो इन बातों पर पहले कभी ध्यान ही नहीं देता था। रात को उसने सोचा, ये माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं, बस अवेयरनेस है। वो बातें जिन्हें हम रोज करना तो करते हैं, पर महसूस करना भूल जाते हैं। और क्योंकि महसूस नहीं करते, इसलिए जिंदगी हमें भारी लगती है, जैसे हम अपनी लाइफ में मौजूद नहीं है।
बस ऑटो पायलट मोड पर चल रहे हैं। धीरे धीरे गोविंद ने हर काम में माइंडफुलनेस लाना शुरू कर दिया। जब वो कपड़े धोता था तो मशीन की आवाज, कपड़े की महक, हाथों की हल्की नमी, सब कुछ उसे महसूस होता था। जब वो पार्क में चलता था तो घास की खुशबू, पेड़ों की साएं साएं, बच्चों की हंसी, सब कुछ जैसे नई दुनिया था। एक दिन उसने अपनी बहन से कहा, पता है जिंदगी पहले जैसी है, वही काम, वही लोग, वही परेशानियां, पर फिर भी सब कुछ बदल गया है। बहन मुस्कुराई, क्योंकि अब तुम हर पल में हो, पहले तुम बस भाग रहे थे। गोविंद समझ गया कि माइंडफुलनेस किसी स्पेशल मंदिर में बैठकर करने की चीज नहीं है। वो हर उस चीज में मिल सकती है जो तुम रोज करते हो। जब तुम खाना खा रहे हो बस खाओ, जब तुम चल रहे हो बस चलो, जब तुम किसी को सुन रहे हो सच में सुनो, जब तुम सांस ले रहे हो उसे महसूस करो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ये छोटे छोटे पल ही तो मिलकर पूरी जिंदगी बनाते हैं। गोविंद का तनाव कम हो गया था, उसकी नींद बेहतर हो गई थी, रिश्तों में गर्माहट बढ़ गई थी और सबसे बड़ी बात, उसे लगा कि वो अपने आप से दोबारा जुड़ रहा है। उसने महसूस किया कि माइंडफुलनेस कोई नया काम जोड़ने की चीज नहीं है। ये तो वही काम है जो तुम पहले से कर रहे हो, बस तरीके से फर्क पड़ता है। अगर तुम बर्तन धोते वक्त गुस्से में हो, अरे ये भी करना है वो भी करना है, तो काम बोझ बन जाता है। पर अगर तुम वही बर्तन धोते वक्त पानी की आवाज, साबुन की झाग, हाथों की हरकत महसूस करो तो वही काम एक शांत अनुभव बन सकता है। अगर तुम चलते वक्त सिर्फ मंजिल के बारे में सोच रहे हो तो रास्ता बोझ बन जाता है। पर अगर तुम चलते वक्त कदमों की आवाज, हवा की ठंडक, सूरज की गर्मी महसूस करो तो चलना एक खुशी बन सकता है। माइंडफुलनेस ने गोविंद की रोजमर्रा की जिंदगी को ही मेडिटेशन में बदल दिया था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि हम में से ज्यादातर लोग फ्यूचर या पास्ट में रहते हैं। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इन दोनों में उलझकर आज का दिन निकल जाता है। माइंडफुलनेस ने उसे आज में रहने का हुनर सिखाया। अब जब रात को वो अपनी बालकनी में बैठता तो उसे शहर की आवाजें भी संगीत जैसी लगती थी। कभी कभी वो बस आसमान देखता रहता, बिना सोचे, बिना भागे, और उस पल उसे लगता कि जिंदगी उतनी जटिल नहीं है जितनी वो बना लेते हैं। दिन, हफ्ते और महीने ऐसे ही गुजरते गए और गोविंद की दुनिया पहले की तरह तेज भी थी, व्यस्त भी थी, पर उसके भीतर एक धीमी सी, गहरी सी शांति थी, जैसे कोई अंदर बैठा कह रहा हो, सब ठीक है। गोविंद जानता था कि उसके पास कोई जादू नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई बड़ा ज्ञान नहीं, बस एक छोटा सा अभ्यास है जिसे वो हर दिन करता है, माइंडफुलनेस का। और वही उसकी जिंदगी को सरल, हल्का और सुंदर बना रहा था। कभी कभी रात को वो सोचता, अगर माइंडफुलनेस इतनी आसान है तो लोग इसे करते क्यों नहीं। फिर उसे खुद अपनी जिंदगी याद आती। कितने साल वो भी भागता रहा, बिना रुके, बिना महसूस किए। शायद लोग रुकना ही भूल जाते हैं। अब गोविंद का जब भी कोई दोस्त उससे कहता, यार लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, तो वो सिर्फ इतना कहता, दिन में 5 मिनट, बस 5 मिनट जो भी कर रहे हो उसे पूरी तरह से करो और फर्क महसूस करना। माइंडफुलनेस ने गोविंद को सिखाया कि शांति कहीं बाहर नहीं, किसी पहाड़ पर नहीं, किसी ध्यान केंद्र में नहीं, वो यही है, हर रोज, हर पल, हमारे छोटे छोटे कामों के बीच। बस हमें ध्यान से देखना होता है। और ऐसी ही छोटी छोटी माइंडफुल मोमेंट्स ने उसकी सुबह को सुंदर, दोपहर को हल्का और रात को सुकून भरी बना दिया था। उसकी जिंदगी पहले जैसी ही थी, पर वो खुद पहले जैसा नहीं रहा था। वह अब हर पल में मौजूद रहने लगा था, जैसे जिंदगी से उसकी दोस्ती हो गई हो। और यही तो माइंडफुलनेस का असली मतलब है, जिंदगी को मिस न करना, बल्कि उसे जीना, सच में जीना। गोविंद की जिंदगी पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे बदल रही थी। माइंडफुलनेस उसके लिए अब कोई नया या अजीब विचार नहीं रहा था। वो इसे रोज अपनी दिनचर्या में महसूस कर रहा था। कभी चाय बनाते वक्त, कभी ट्रैफिक में, कभी खाने के दौरान। उसे लगता था कि वह अब थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत और थोड़ा ज्यादा जिंदा महसूस करता है। लेकिन एक चीज थी जो अभी भी उसे परेशान करती थी। उसका दिमाग कभी कभी बहुत तेज भागने लगता था, जैसे कोई भीतर बैठा हुआ इंसान बिना रुके बोलता रहता हो, ये करना है, वो करना है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। खासकर रात को बिस्तर पर लेटने के बाद ये आवाज और तेज हो जाती थी। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल होना था। गोविंद कई हफ्तों से उस पर काम कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रेजेंटेशन के एक दिन पहले टीम में थोड़ी उलझन हो गई।
कुछ स्लाइड्स में सुधार चाहिए था और बॉस ने कहा था कि गलती हुई तो बहुत समस्या हो सकती है। उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त गोविंद का दिमाग भरा हुआ था। वो स्कूटर से घर जा रहा था और हर रेड लाइट पर उसके दिमाग में वही प्रेजेंटेशन घूम रहा था। अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर क्लाइंट नाराज हो गया तो, अगर बॉस ने डांट दिया तो। उसकी सांस तेज हो चुकी थी। उसे महसूस भी नहीं हो रहा था कि वो तेजी से सांस ले रहा है, बस दिमाग दौड़े जा रहा था। घर पहुंचकर मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, चेहरा इतना उतरा क्यों है? गोविंद ने कहा, कुछ नहीं मां, बस काम का थोड़ा तनाव है। मां ने समझाने की कोशिश की, पर गोविंद सुनने की हालत में नहीं था। वो अपने कमरे में चला गया और बेड पर बैठ गया। उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे और दिल की धड़कन तेज। उसने सोचा, इतना तनाव क्यों, सब ठीक ही तो होगा। पर दिमाग नहीं रुक रहा था। तभी उसे वही छोटी सी माइंडफुलनेस वाली किताब याद आई। उसने उसे उठाया और पलटा। एक लाइन पर उसकी नजर अटक गई, ब्रेथ इज एन एंकर टू द प्रेजेंट मोमेंट। उसने सोचा, क्या सचमुच सांस मुझे शांत कर सकती है? यह थोड़ी अजीब बात लग रही थी, पर फिर उसने सोचा, चलो ट्राई करते हैं। वह अपने बिस्तर पर सीधा बैठ गया, पीठ थोड़ी सीधी लेकिन आराम से। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे एक गहरी सांस ली। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी सांस कितनी उथली थी, जैसे दिमाग की भाग दौड़ ने उसके शरीर से उसकी ताल ही छीन ली थी। उसने किताब में पढ़े शब्दों को धीरे धीरे दोहराया, सांस अंदर, मैं जानता हूं कि मैं सांस ले रहा हूं। सांस बाहर, मैं जानता हूं कि मैं सांस छोड़ रहा हूं। पहले यह थोड़ा नकली जैसा लगा, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो, पर फिर उसने एक और गहरी सांस ली और फिर एक और। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी धड़कन थोड़ी कम हुई है। दिमाग के भीतर जो शोर था वो हल्का होने लगा है। वह एक एक सांस पर ध्यान दे रहा था, कैसे हवा नाक से अंदर जा रही है, फेफड़ों में फैल रही है, फिर बाहर आ रही है। कुछ मिनटों बाद उसे लगा कि जैसे कोई अंदर का तूफान धीरे धीरे शांत तालाब में बदल रहा है। वो सोचने लगा, क्या सच में मेरी सांस मुझे शांत कर सकती है? क्या यही मतलब है कि ब्रेथ इज एन एंकर? अगले दिन सुबह वह पार्क में टहलने गया। वहां कुछ बुजुर्ग लोग योग कर रहे थे। एक अंकल ने उसे देखा और बोले, बेटा, अक्सर हम अपनी सांस को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन असल में यही तो हमारी जिंदगी की सबसे पहली और सबसे आखिरी क्रिया है, और फिर भी हम इसका इस्तेमाल शांति पाने के लिए नहीं करते। गोविंद को उनकी बात अजीब सी लगी, लेकिन दिल को छू गई। वो पार्क की बेंच पर बैठ गया और फिर वही सांस वाला अभ्यास करने लगा। इस बार उसने सिर्फ इतना किया, जब सांस अंदर जाती तो महसूस करता, जब सांस बाहर आती तो उसे भी महसूस करता। वो न कोई मंत्र बोल रहा था, न कोई विशेष आसन कर रहा था, सिर्फ सांस, बस सांस। उसने महसूस किया कि हवा कितनी ठंडी है, कैसे वह पेट को हल्का हल्का ऊपर उठाती है, फिर चाहे बिना नीचे ले आती है। कुछ ही मिनटों में उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया थोड़ी धीमी हो गई है, जैसे हवा की सरसराहट ज्यादा साफ सुनाई दे रही है, जैसे उसके भीतर किसी ने एक बड़ा स्विच ऑफ कर दिया हो। उस दिन उसके भीतर एक नई समझ जगी। जब दिमाग तेज दौड़ने लगता है तो सांस धीमी करने से पूरा शरीर शांत हो जाता है, जैसे किसी ने शरीर और मन के बीच टूटी हुई कड़ी को फिर से जोड़ दिया हो। दोपहर को ऑफिस में भी उसने यह अभ्यास दोहराया। प्रेजेंटेशन से पहले वह कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ा था। दिल फिर थोड़ा तेज होने लगा था, पर अब उसके पास उसका एंकर था, सांस। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे सांस ली। मैं जानता हूं कि मैं सांस ले रहा हूं, फिर सांस छोड़ी। मैं जानता हूं कि मैं सांस छोड़ रहा हूं, बस 60 सेकंड। उस एक मिनट ने उसके दिमाग में जैसे किसी ने रोशनी जला दी। वो शांत था, स्थिर था, और सबसे महत्वपूर्ण, वह वर्तमान में था। न कल की फिक्र, न कल क्या होगा उसकी चिंता, बस अभी। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ। बॉस ने तारीफ भी की। गोविंद को खुशी हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे गर्व महसूस हुआ कि उसने अपने दिमाग को अपनी सांसों के जरिए संभाल लिया था। अब उससे जब भी कोई पूछता, स्ट्रेस में क्या करते हो, वो हंसकर कहता, सांस लेता हूं। शाम को जब वह घर वापस जा रहा था तो उसने सोचा, सांस तो हमेशा से थी, पर मैंने ही उसे कभी ध्यान से नहीं सुना। शायद यही वजह है कि हम सब इतनी जल्दी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। शरीर कुछ कह रहा होता है, मन कुछ और। सांस दोनों के बीच पुल बनाती है। कुछ हफ्तों बाद एक और घटना हुई जिसने गोविंद को सांस की ताकत का और गहरा एहसास कराया। उस दिन उसकी बहन को अचानक तेज बुखार आ गया।
पिता बाहर गए हुए थे और मां भी घर पर नहीं थी। गोविंद उसे लेकर अस्पताल भागा। रास्ते भर वह घबराया हुआ था। मन में कई तरह की बातें चल रही थीं। कहीं बुखार ज्यादा न हो, कहीं कुछ गंभीर न हो। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, वायरल है। लेकिन गोविंद की घबराहट कम नहीं हो रही थी। उसने बहन का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके भीतर डर का तूफान चल रहा था। तभी उसकी बहन ने बहुत हल्की आवाज में कहा, भैया सांस लो, याद है, तुम ही तो कहते हो। वो मुस्कुराया। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने फिर से वही अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे सांस लेना, महसूस करना, फिर छोड़ना। डर बिल्कुल खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन इतना हल्का जरूर हो गया कि वह बहन के पास बैठकर उसे संभाल सके। उसने महसूस किया कि ब्रेथ इज एन एंकर ओनली व्हेन यू चूज टू होल्ड इट। उस दिन उसके भीतर एक और बदलाव आया। उसने समझा कि सांस सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक सहारा भी है। जब तुम घबराए हुए हो, सांस तुम्हें थाम लेती है। जब तुम परेशान हो, सांस तुम्हें शांत करती है। जब तुम खो जाते हो, सांस तुम्हें वर्तमान में वापस लाती है। एक शाम वह अपनी बालकनी में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे। वह चुपचाप बैठा अपनी ही सांस सुन रहा था। सांस अंदर ठंडी हवा, पेट हल्का ऊपर, सांस बाहर गर्म हवा, शरीर ढीला। उसे लगा जैसे हर सांस उसे एक कदम अपने अंदर की शांति के करीब ले जा रही हो। अब वो समझ चुका था, माइंडफुलनेस की शुरुआत सांस से होती है, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में रहती है। न वह कल की होती है, न कल की होगी, वे सिर्फ अभी है। और जब भी वह सांस को महसूस करता, उसका ध्यान ऑटोमेटिकली अभी में लौट आता। एक दिन उसकी मां ने देखा कि वो बिना किसी कारण के भी कुछ मिनट चुप बैठकर सांस पर ध्यान देता है। मां ने पूछा, क्या ध्यान कर रहे हो? गोविंद ने कहा, बस सांस महसूस कर रहा हूं मां। मां ने हल्की हंसी में कहा, यह भी कोई काम है? उसने धीमे से कहा, हां मां, इससे मुझे मेरा मन मिलता है। मां समझ नहीं पाई, लेकिन मुस्कुरा दी। धीरे धीरे गोविंद ने अपने दोस्तों, परिवार और ऑफिस के लोगों में भी यह बदलाव नोट किया। जब वह शांत था, उसकी शांति दूसरों पर भी असर करती थी। जैसे उसका मन एक छोटा सा दर्पण हो जिसमें दूसरों का तनाव भी थोड़ा नरम हो जाता था। उसने सोचा, अगर सिर्फ सांस लेने का तरीका बदलने से इतना फर्क होता है, तो शायद हम सबकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है, थोड़ी कम परेशानियों वाली, थोड़ी ज्यादा शांत। अब उसका रूटीन कुछ ऐसा हो चुका था। सुबह उठते ही 3 गहरी सांसें काम शुरू करने से पहले, 2 गहरी सांसें तनाव होने पर, 5 गहरी सांसें सोने से पहले, 10 गहरी सांसें। उसे लगता था कि वो खुद के साथ हर दिन थोड़ा और जुड़ रहा है। पहले उसका मन भागता था, अब मन धीरे धीरे उसके साथ चलने लगा था। सांस का यह अभ्यास अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में घुल गया था। जैसे नमक खाने में धीरे से घुल जाता है, पर उसके बिना खाना अधूरा लगता है। उसने महसूस किया कि ब्रेथ इज नॉट जस्ट एयर, इट्स अवेयरनेस, पीस, ग्राउंडिंग और सबसे बढ़कर एक अपनापन। आज भी जब गोविंद कहीं बैठता है, चाहे पार्क की बेंच हो, स्कूटर की सीट हो, ऑफिस की कुर्सी हो या घर का सोफा, वह बस 1 मिनट के लिए अपनी सांस सुन लेता है और उसे तुरंत लगने लगता है कि वो वापस अपने अंदर लौट आया है, वर्तमान में, यहीं इसी पल। और उसे पता है कि चाहे जिंदगी कितनी भी भागदौड़ वाली हो जाए, चाहे तनाव कितना भी बढ़ जाए, चाहे मन कितना भी डगमगा जाए, उसके पास हमेशा एक एंकर है, उसकी अपनी सांस। वही सांस जो हर पल उसे कहती है, यहां रहो, अभी रहो, सब ठीक है। गोविंद की जिंदगी धीरे धीरे बहुत बदल चुकी थी। पहले वह हर दिन खुद से भागता था, हर पल को जल्दी में जीता था और हमेशा सोचता रहता था कि खुशी आगे कहीं मिलेगी, जब प्रमोशन मिलेगा, जब ज्यादा पैसे होंगे, जब घर खरीद लूंगा, जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन माइंडफुलनेस और सांस के अभ्यास ने उसे अपने अंदर एक नई दुनिया दिखाई थी। ऐसी दुनिया जिसमें शांति बाहर नहीं, अंदर थी, जो मिलने की चीज नहीं थी, महसूस करने की चीज थी। लेकिन असली समझ उसे एक ऐसी घटना से मिली जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन गोविंदवार था, एक आराम का दिन। पर अजीब बात यह थी कि आराम के दिनों में भी गोविंद को बेचैनी होती थी। उसे लगता था कि छुट्टी का मतलब है कुछ बड़ा करना, कहीं जाना, कुछ खास करना, तभी दिन सही तरह से बीतेगा। अगर वो बस घर पर रह गया तो उसे लगता कि दिन खराब कर दिया। उस दिन भी सुबह उठकर उसने सोचा, आज क्या करना है? कहीं घूमने जाना चाहिए, कोई फिल्म, कोई कैफे।
पर फिर उसे लगा कि यह सब भी पिछले कई गोविंदवारों जैसा ही होगा। जोर शोर से प्लान, थोड़ी देर का मजा और फिर शाम होते होते उदासी। इसलिए उसने सोचा आज बस रहने दो, कोई प्लान नहीं, बस दिन को जैसे है वैसे ही गुजरने देना। वो बालकनी में बैठ गया। सुबह की हल्की धूप थी। सड़क पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। पास वाले घर से रोटी सेकने की खुशबू आ रही थी। हल्की हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वो चुपचाप बैठा रहा। पहले थोड़ी बोरियत लगी, लेकिन फिर उसने अपनी सांस पर ध्यान दिया, जैसे वो अब हर सुबह करता था। कुछ मिनट बाद उसे ऐसा लगा कि उसके भीतर किसी ने हल्की सी घंटी बजा दी हो। एक छोटी सी कोमल सी जागृति। वो देखता रहा। बच्चे हंस रहे थे। एक बच्चा गिर गया, फिर उठकर फिर दौड़ने लगा। उस बच्चे की हंसी में एक अजीब सी मासूम खुशी थी। गोविंद ने खुद से पूछा, मैं आखिरी बार ऐसे कब हंसा था बिना किसी वजह के? उसे याद ही नहीं आया। उसने चाय बनाने का सोचा। किचन में गया और केतली में पानी रखा। गैस की नीली लौ को देखते हुए उसे अचानक लगा, ये छोटा सा पल कितना शांत है। पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। चाय पत्ती की खुशबू उठ रही है। भाप हल्के हल्के ऊपर जा रही है। वह बस खड़ा रहा और यह सब महसूस करता रहा। चाय लेकर वह फिर बालकनी में गया। कप गर्म था। चाय की खुशबू अद्भुत थी। उसने धीरे से एक घूंट लिया। उस घूंट के साथ कुछ अजीब हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर एक सुखद गर्माहट से भर गया हो, जैसे वह सच में जिंदा महसूस कर रहा हो। जैसे चाय सिर्फ चाय नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा त्योहार था, एक उत्सव था। उसे अपनी किताब की लाइन याद आई, ट्रू हैप्पीनेस इज अवेलेबल हियर एंड नाउ। वह मुस्कुरा दिया। पहले उसे इस लाइन पर पूरा यकीन नहीं था। उसे लगता था कि खुशी तो बड़ी चीजों में होती है, छुट्टियों में, नए फोन में, प्रमोशन में। पर आज सिर्फ चाय के एक घूंट ने उसे ऐसी खुशी दी जो उसने महीनों से महसूस नहीं की थी। उसने खुद से कहा, क्या सच में खुशी इतनी सरल है? शाम को वह पास के पार्क में टहलने गया। पार्क में एक कोने में पुराने लोगों का ग्रुप बैठा बातें कर रहा था। एक बूढ़ी दादी धीरे धीरे चाय पी रही थी। एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ झूले पर हंस रही थी। कोई बुजुर्ग आदमी चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा पत्ते गिरते हुए देख रहा था। गोविंद ने महसूस किया कि इन लोगों की खुशी किसी बड़ी घटना पर निर्भर नहीं थी। वे बस उन छोटे छोटे पलों में खुश थे जो आमतौर पर वो खुद अनदेखा कर देता था। वह पार्क के किनारे एक बेंच पर बैठ गया। उसने हवा को महसूस किया, मिट्टी की खुशबू महसूस की, दूर से आती हंसी को सुना। कुछ ही समय में उसे लगा कि वह खुशी किसी दूर के पहाड़ पर नहीं है, कहीं किसी खास जगह पर नहीं है, बल्कि यहीं है, इस बेंच पर, इस हवा में, इस पल में। वह सोचने लगा, इतने सालों तक मैंने खुशी को गलत जगह खोजा। मैं सोचता था कि जिंदगी में कोई बड़ा मौका आएगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन शायद खुशी तो अभी भी मिल सकती थी, हर रोज, हर पल। बस में ही उसे देख नहीं पा रहा था। कुछ दिन बाद ऑफिस में भी उसे यह समझ और गहरी हो गई। उस दिन लंच टाइम में बाकी लोग जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। कुछ लोग ऑफिस की राजनीति पर बात कर रहे थे, कुछ बीच बीच में गुस्सा कर रहे थे। तनाव हवा में घुला हुआ था। गोविंद खामोश बैठा था। उसके सामने उसकी थाली थी, एक साधारण सा घर का बना खाना, 2 रोटियां, सब्जी, दाल। उसने पहली रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, सब्जी उठाई और धीरे से खाया। उसे अचानक लगा, यह खाना कितना स्वादिष्ट है। क्या हर दिन ऐसा ही स्वाद होता है और मैं ही जल्दी में होकर इसे महसूस नहीं करता था? उसे दाल की खुशबू महसूस हुई, रोटी की नरमी, सब्जी में हल्की सी तीखापन, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी भूख का एहसास हुआ, उसका भरना महसूस हुआ। वह हंसा। यह इतना आम खाना था, लेकिन आज यह उसे किसी दावत जैसा लग रहा था। उसे फिर वही लाइन याद आई, जब हम प्रेजेंट में होते हैं हम अपनी जिंदगी के चमत्कार को छू सकते हैं। गोविंद ने महसूस किया कि चमत्कार आसमान से उतरने वाली कोई चीज नहीं है। चमत्कार हमारा रोज का जीवन है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी सी उपस्थिति, थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। उस शाम वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां पौधों में पानी दे रही थी। उनकी आंखों में एक नरमी थी, हाथों में धीमी धीमी लय थी। उसने उनसे कहा, मां, आपको यह बागवानी करते हुए इतना अच्छा कैसे लगता है? मां ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे लिए खुशी है बेटा। पौधे जैसे जवाब देते हैं, उनके पत्तों को छुओ, महसूस करो, लगता है जैसे दुनिया अभी भी बहुत खूबसूरत है। गोविंद ने पहली बार महसूस किया कि खुशी किसी गतिविधि में नहीं, बल्कि उसे करने के तरीके में छुपी है। उस रात गोविंद छत पर सोने गया।
गर्मियों की रात थी पर हवा हल्की सी ठंडी थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। वह चुपचाप लेटकर आसमान देखता रहा। उसे बचपन की यादें आईं। किस तरह वह छत पर लेटकर तारों को देखता था और बिना किसी वजह के बेहद खुश होता था। अब कितने समय से उसने तारे नहीं देखे थे। उसने एक लंबी सांस ली और भीतर एक शांति का भाव उठा। खुशी को पाने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ बड़ा होने का इंतजार नहीं करना है। खुशी तो अभी है, यहीं है, इस आसमान में, इस हवा में, इस शरीर में, इस सांस में। बस मुझे रुककर उसे महसूस करना है। उसका मन जैसे दिन भर में पहली बार पूरी तरह शांत हो गया। अगले कई हफ्तों में गोविंद ने यह समझ और गहरी महसूस की कि ट्रू हैप्पीनेस किसी चीज का परिणाम नहीं बल्कि किसी पल का अनुभव है। जब वह अपनी भांजी को गोद में उठाता, वह छोटे हाथ उसके चेहरे पर मारती और हंसती। उसे वो हंसी प्योर खुशी लगती। जब वह ऑफिस पहुंचकर किसी सहकर्मी को जेन्युइन मुस्कान देता, वहां भी उसे हल्कापन मिलता। जब वह घर लौटकर अपने पालतू कुत्ते को सहलाता, वह उसके पंजों की गर्माहट में भी खुशी देखता। जब वह बारिश की पहली बूंदें अपनी हथेली पर महसूस करता, वह भी एक खुशी थी। और जब वह सिर्फ अपनी सांस सुनता, तब भी खुशी होती थी। अब खुशी उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं थी, वो एक एहसास थी। एक दिन शाम को वह पार्क में घूम रहा था और उसे लगा कि उसकी चाल भी बदल गई है। वह तेज तेज नहीं चल रहा था। वह हर कदम का वजन महसूस कर रहा था। कदम जमीन को छूते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। उसे लगा जैसे हर कदम उसे कह रहा हो, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, खुशी तुम्हारे पीछे नहीं, आगे नहीं, यहीं है, इसी कदम में। घर पहुंचकर उसने खुद से कहा, अगर जिंदगी इतनी सुंदर हो सकती है बिना किसी खास घटना के, तो शायद असल चमत्कार यही है कि मैं जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं। रात को वह अपने कमरे की लाइट बंद करके लेट गया। कमरे में शांति थी। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी। उसने आंखें बंद की और एक बात सोची, मैंने जिंदगी भर खुशी को फ्यूचर में खोजा, पर असली खुशी तो प्रेजेंट में छुपी है। ये कोई दूर की चीज नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं। खुशी तो वही है जब मैं अभी अभी सांस लेता हूं, जब मैं चाय का एक घूंट लेता हूं, जब मैं मुस्कुराता हूं, जब मैं यहां हूं, सिर्फ यहां। और उस रात उसे पहली बार लगा कि उसने सचमुच जीना शुरू किया है। उसके भीतर से एक आवाज आई, खुशी भविष्य नहीं है, खुशी अभी है। और उसी पल उसने जीवन को शायद पहली बार सही अर्थों में छू लिया, जैसे सच में उसने बीइंग अलाइव का चमत्कार महसूस किया। गोविंद की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह हर रोज के छोटे छोटे पलों में खुशी महसूस करना सीख चुका था। चाय का स्वाद, हवा की ठंडक, बच्चों की हंसी, अपनी सांस की लय, सब कुछ उसे जैसे एक नई दुनिया दिखाने लगा था। वह खुद को हल्का महसूस करता था, पहले से ज्यादा शांत और पहले से ज्यादा जागरूक। लेकिन जिंदगी हमेशा शांत नहीं रहती, और जैसा अक्सर होता है, असली परीक्षा तब आती है जब कोई मुश्किल भाव, गुस्सा, डर, दुख हमारे भीतर उठते हैं। गोविंद के साथ भी यही होने वाला था। एक शाम वह ऑफिस से घर लौट रहा था। मौसम अच्छा था, हल्की हवा चल रही थी। वह अपने स्कूटर पर धीरे धीरे चलता हुआ अपने भीतर की शांति को महसूस कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसका छोटा भाई आदित्य गुस्से में लिखा था, भैया आप हमेशा मेरी बातें इग्नोर कर देते हो, कभी समय नहीं देते, मैं आपकी लाइफ में शायद मायने ही नहीं रखता। ये पढ़ते ही गोविंद का दिल जैसे एकदम भारी हो गया। उसके भीतर अचानक कई भाव उठने लगे। गुस्सा भी कि ये क्या बात हुई, दुख भी कि उसका भाई ऐसा क्यों सोच रहा है, और थोड़ी शर्म भी कि शायद सच में वह पिछले महीनों में खुद को सुधारने में इतना व्यस्त था कि अपने भाई को समय ही नहीं दे पाया। वह तुरंत घर पहुंचा। घर में सब सामान्य था। माँ रसोई में खाना बना रही थी, पिता अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन आदित्य अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठा था। गोविंद ने दस्तक दी, आदि दरवाजा खोलो। अंदर से ठंडी आवाज आई, नहीं, बात नहीं करनी। गोविंद का गुस्सा उभरने लगा था। पहले वह ऐसे समय में दरवाजा तोड़ देने जैसा व्यवहार करता था। उसे लगता था कि अपनी बात समझाना जरूरी है, लेकिन आज उसे अपनी किताब से सीखी एक चीज याद आई, दूसरों के गुस्से या दुख पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले अपने भीतर की भावनाओं को समझो। वह चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गया। उसने आंखें बंद की और अपनी सांस पर ध्यान दिया। सांस अंदर, मैं जानता हूं कि मैं दुखी हूं। सांस बाहर, मैं जानता हूं कि मैं दुख को महसूस कर रहा हूं। उसने अपने भीतर उठ रहे भावों को दबाने की कोशिश नहीं की, वह उन्हें बस देख रहा था,
जैसे कोई दूर से बादलों को देखता है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ गुस्सा धीरे से पिघल रहा है, दुख नरम पड़ रहा है। अब सिर्फ एक साफ सी समझ बची थी, आदित्य को उसकी जरूरत है। वह अपने भाई से नाराज नहीं है, बस उसे लगता है कि गोविंद उससे दूर हो रहा है। कुछ मिनट बाद गोविंद ने दरवाजे पर हल्के से फिर खटखटाया। आदि, मैं यहां हूं, जब तुम चाहो बात करेंगे। कमरा अंदर से चुप था। काफी देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। आदित्य की आंखें लाल थीं। वह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ था, गुस्सा भी, दुख भी, उम्मीद भी। गोविंद कमरे में गया और उसके पास बिस्तर पर बैठ गया। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। पहले गोविंद बोलता था और आदित्य सुनता था। आज गोविंद ने फैसला किया, अब मैं सुनूंगा, सचमुच सुनूंगा। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद आदित्य ने धीमे से कहा, भैया, आप बदल गए हो। आप अब हमसे बात नहीं करते, हर चीज में बिजी, हर चीज में माइंडफुलनेस, पर हमारे लिए वक्त कहां। गोविंद को चुभन हुई, पर उसने खुद को शांत रखा। वह आदित्य की आंखों में देख रहा था, बिना बीच में टोके, बिना जज किए। वह उसके दर्द को महसूस कर रहा था। आदित्य बोलता गया, मुझे लगता है कि आप मुझे समझते ही नहीं। मैं कॉलेज के प्रेशर में हूं, दोस्तों से भी दिक्कत है, मैं किससे बात करूं। आप ही थे, पर आप भी दूर हो गए। गोविंद को लगा कि उसका भाई सिर्फ नाराज नहीं, बल्कि अकेला है। वह टूटा हुआ है। उसने धीमे से कहा, आदि, मुझे माफ कर दो। मैं सच में तुम्हारे बहुत करीब हूं, पर मैं कुछ महीनों से खुद को ठीक करने में लग गया था। मैंने सोचा नहीं कि तुम भी कहीं मेरे सहारे की तलाश कर रहे होगे। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। गोविंद ने उसे गले लगाया। कुछ पल दोनों चुप रहे, पर उस चुप्पी में गुस्सा नहीं, समझ थी। थोड़ी देर बाद गोविंद बोला, मुझे तुम्हारी बातें सुननी चाहिए थी। चलो, आज मुझे सब बताओ, जैसा मन है वैसा बोलो, मैं बस सुनूंगा। आदित्य ने धीरे धीरे अपने मन का भार डालना शुरू किया। कॉलेज का दबाव, दोस्तों की जलन, करियर का डर, खुद को बेकार महसूस करना, और सबसे ज्यादा अपने परिवार से दूर जाने का डर। गोविंद सिर्फ सुन रहा था, गहरी सांसें लेता हुआ, उसका प्रत्येक शब्द महसूस करता हुआ। यह सुनना साधारण नहीं था, ये डीप लिसनिंग था। वो अपने भाई के दर्द को हवा की तरह महसूस कर रहा था, उसे जगह दे रहा था, उसे बहने दे रहा था। धीरे धीरे आदित्य का चेहरा बदलने लगा। उसके भीतर का बोझ उतर रहा था। उसके शब्द लड़खड़ाने बंद हो गए थे। उसकी सांसें भी सामान्य हो रही थी। कुछ देर बाद आदित्य ने कहा, भैया, अच्छा लग रहा है, जैसे दिल हल्का हो गया। गोविंद मुस्कुराया। कभी कभी हमें सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए होता है, जो हमें बदलने की कोशिश ना करे, सिर्फ समझे। उस रात के बाद गोविंद ने महसूस किया कि कंपैशन यानी करुणा सिर्फ किसी को दया दिखाना नहीं है, ये उसका दर्द महसूस करना है, ये उसे सुनना है, सच में सुनना। अगले कुछ दिनों में उसे यह बात और गहराई से समझ आई। एक बार उसकी मां अचानक रोने लगी। कई महीनों से वह परिवार की चिंता में खुद को भूल रही थी। गोविंद ने उनकी आंखों में थकान देखी और उन्हें अपने पास बैठाया। मां, बताइए, क्या हुआ। वह पहले बोली नहीं, लेकिन जब गोविंद शांत होकर उनका हाथ पकड़े बैठा रहा, तो मां ने भी अपना दुख खोलना शुरू किया। गोविंद ने बस सुना, बिना रोके, बिना सलाह दिए, और मां का चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। एक बार ऑफिस में उसकी सहकर्मी ने कहा, गोविंद, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, तुम बीच में टोको नहीं, बस सुनते हो। गोविंद समझ चुका था, डीप लिसनिंग एक गिफ्ट है। यह किसी के मन के घावों को भर सकता है, और यही कंपैशन की शुरुआत है। एक रात वह अपनी बालकनी में बैठा सोच रहा था। पहले वह सोचता था कि मुश्किल भाव, गुस्सा, डर, जलन, दुख, इनसे बचना चाहिए, लेकिन अब उसे समझ आया, इनसे बचना नहीं, इन्हें देखना चाहिए। उसने रात के आसमान की तरफ देखा और सोचा, अगर मैं अपने भीतर उठते हर भाव को ध्यान से देखूं, तो वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। वह आता है, खुद बताता है कि उसके पीछे क्या कहानी है, फिर धीरे से चला जाता है। एक दिन वह पार्क में बैठा था। उसने अचानक महसूस किया कि उसके भीतर थोड़ी उदासी है, बिना किसी खास वजह के। पहले होता तो वह दोस्त को फोन करता, संगीत तेज कर देता, या खुद को व्यस्त कर लेता ताकि दुख से भाग सके। आज उसने सोचा, नहीं, आज इसे महसूस करते हैं। वह चुपचाप बैठ गया, आंखें बंद की, सांस अंदर, मैं जानता हूं कि मैं उदास हूं। सांस बाहर, मैं इस उदासी को प्यार से देख रहा हूं। कुछ मिनट बाद उसे लगा, दुख हल्का हो रहा है,
उदासी दुश्मन नहीं, एक गेस्ट जैसी है जो थोड़ी देर के लिए आई है, अपनी बात कह रही है और फिर जाएगी। उसे लगा कंपैशन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। हर भावना हमारे भीतर एक बच्चा है, कभी रोता है, कभी चिड़चिड़ाता है, कभी डरता है। अगर हम उसे डांटें तो वो और जोर से रोता है, अगर हम उसे गले लगाएं तो धीरे से शांत हो जाता है। धीरे धीरे गोविंद का दिल नरम होता गया। वह खुद को भी समझता, दूसरों को भी। वह पहले ज्यादा जजमेंटल था, अब ज्यादा दयालु था। एक शाम आदित्य ने उसे गले लगाकर कहा, भैया आप बदल गए हो, लेकिन अच्छे वाले बदले हो, अब आप सच में सुनते हो। गोविंद ने सोचा, अगर डीप लिसनिंग किसी का दुख आधा कर सकती है, अगर कंपैशन किसी को मजबूत बना सकती है, अगर अंडरस्टैंडिंग किसी को अकेलेपन से बाहर ला सकती है, तो शायद यही असली हीलिंग है। उस रात उसने अपने कमरे की बत्ती धीमी कर दी। वह लेटा रहा और खुद से कहा, मैंने महसूस किया कि सफरिंग दुश्मन नहीं है, वह एक संदेश है कि कुछ समझने की जरूरत है, और जब हम उसे कंपैशन से देखते हैं तो वह हमें बदल देती है, और भी गहराई से, और भी खूबसूरती से। उसके भीतर एक शांत मुस्कान उभरी। वह जानता था कि उसने जिंदगी का एक और बड़ा सबक सीख लिया है। दर्द से भागकर नहीं, बल्कि समझकर ही हम सच में ठीक होते हैं, और यह समझ हमारे दिलों को अपने लिए, दूसरों के लिए और भी दयालु बना देती है। गोविंद अब जान चुका था, सांस हमें वर्तमान में लाती है, वर्तमान हमें खुशी देता है, और खुशी हमें करुणा सिखाती है, और करुणा जीवन को सच में सुंदर बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।